हेलो साथियों, सभी को मेरा जय श्री श्याम, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे टीकेटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। चलते हैं आज की क्लास की तरफ साथियों। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। पहला ऑप्शन है साथियों बिदगिरी अदकर, दूसरा निवेदिता अर्जुन, तीसरा है रुक्मणी देवी, चौथा है कलमंडलम कल्याणी मुट्टी अम्मा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें क्या राज्यसभा में नामित किया गया था? तो साथियों हमारा आंसर है रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी पहली शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। और कुछ प्रथम महिला के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, पहली भारतीय महिला, पहली महिला भारत की बात चलिए साथियों जिन्हें क्या भारत रत्न प्राप्त हुआ 1971 में प्राप्त होता है। कौन है? हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है साथ ही ये तो थी शास्त्रीय नृत्यांगना। पूछा जाता है पहली अभिनेत्री, पहली अभिनेत्री राज्यसभा सदस्य जो बनी कौन? नरगिस दत्त। ठीक है, अगर पहली महिला अभिनेत्री की बात करें हम तो हमारी पहली महिला अभिनेत्री जो राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित करी गई कौन थी? नरगिस दत्त। अगर शास्त्रीय नृत्यांगना की बात करें तब थी हमारी रुक्मणी देवी। क्वेश्चन आता है साथियों, पहली महिला राष्ट्रपति पूछ लेता हमसे श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। पहली महिला प्रधानमंत्री पूछ लेगा इंदिरा गांधी जी, है ना। महिलाओं की बात चल रही है। साथ ही पूछ लेगा पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या इंग्लिश चैनल तैरकर पार करा। पहली महिला, भारतीय की बात चल रही है साथ ही सभी भारतीय कैटेगरी में भारतीय, पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या इंग्लिश ब्रिटेन पर इंग्लिश चैनल पार करने वाली आरती शाह। अगर यही बात पुरुषों की कैटेगरी में करें साथियों, प्रथम पुरुष भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करा तब मिहिर सेन थे, लेकिन महिलाओं में बात करें तब आरती शाह। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने भारत का दौरा किया था। जो साथियों संविधान की मांग उठने लगी भारत की तरफ से, पहली जो औपचारिक मांग की गई थी एम एन राय के द्वारा की गई थी संविधान बनाने की साथियों। उसके बाद महात्मा गांधी जी का एक कथन था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी जी का था। उसके बाद 1946 में साथियों क्या आता है? भारत में गठन होकर कैबिनेट मिशन, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। तो गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने भारत का दौरा किस वर्ष किया था? तो कब करा था साथियों? 1946। तो 1946 में आता है कि हमारा भारत कैबिनेट मिशन सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आता है। सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 3 सदस्यों का ये दल होता है साथियों। और ये भारत में दौरा पर आता है क्या? संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन। पूछते हैं कैबिनेट मिशन भारत के दौरे पर किस वर्ष आया? तो 1946। ये उक्ति याद रखनी है साथियों, उक्ति भारतीयों का संविधान, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा किसका था? महात्मा गांधी जी का था। पहला संविधान बनाने के लिए जो औपचारिक मांग की गई थी किसके द्वारा की गई थी? एम एन राय के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा
डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। जो संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, 1947 का जो भारत संविधान अधिनियम था साथियों, उसके तहत जो मान्यता दी गई थी, किस धारा के तहत दी गई थी? पहला ऑप्शन है धारा 6 का 2 भाग, धारा 6 का भाग 8 का भाग 1, तीसरा ऑप्शन है धारा 12 का भाग 2 और चौथा ऑप्शन है धारा 10 का भाग 1। तो संविधान सभा को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा मान्यता दी गई थी साथियों, कब? धारा 8 के 1 में। कब? धारा 8 के 1 में संविधान सभा में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, किस धारा के तहत? धारा 8 के भाग 1 के, है ना, या क्या कह दो, धारा 8 का क्या या फर्स्ट के द्वारा मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? कहने का मतलब जो हमारा भारत का संविधान में हमारे जो कुछ शर्त और कुछ वो दिए गए हैं रोकथाम, तो संविधान जब भारत के अंदर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकने का जो संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, किसके तहत? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सम्मान संरक्षण अधिनियम 1996 के तहत, दूसरा है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 2006, तीसरा है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, चौथा है नागरिक स्वतंत्रता अधिनियम 2001। कहने का मतलब यह, राष्ट्र ध्वज आप लगा रहे हो अपनी गाड़ी पर या घर, किसी ने थोड़ा उल्टा टांग दिया, झुका हुआ, तो ये सब साथियों क्या है, संविधान के तहत हम क्या है, अपने राष्ट्रीय ध्वज का क्या कर रहे हैं? अपमान, है ना। बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे लगाया जाता है, बिल्कुल सीधा, और सीधा के साथ साथ इसका जो कलर है, कलर के अनुसार ही लगते हैं तीनों कलर के। बहुत से साथी जल्दबाजी में उल्टा, या बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो 26 जनवरी और 15 अगस्त पर राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करते हैं, रैली या किसी भी चीज़ के लिए, है ना, उसके बाद बहुत सारे साथी फेंक देते हैं। तो ये इस अपमान को रोकने के लिए, और राष्ट्रगान जहाँ भी आपको आवाज़ दे वहाँ खड़ा हो जाना चाहिए, यही संविधान हमारा कहता है, लेकिन बहुत सारे साथी इसका अनादर करते हैं ना। तो ये इस अनादर को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो साथियों राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान या अनादर करते पाया गया तो इसके तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है ना। राष्ट्रीय ध्वज साथियों कब अपनाया गया था? हमारा 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, है ना। पूछ लेता है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, है ना। 22 जुलाई 1947 को हम राष्ट्रध्वज अपनाते हैं साथियों, और 1950 को हम राष्ट्रगान अपनाते हैं। राष्ट्रध्वज की लंबाई पूछ लेता, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, है ना। और इसी के साथ उल्टा करके पूछ लेता चौड़ाई और लंबाई का, तो 2 और 3 का अनुपात। पहले सवाल पढ़ना है, पहले शुरू में चौड़ाई पूछी है या लंबाई का अनुपात पूछा, उसके अकॉर्डिंग ही सवाल करना है। दोनों ऑप्शन मिलेंगे, 3:2 और 2:3। तो बहुत सारे साथी देखते ही क्या लगा देते हैं 3:2, जो गलत होता है। सभी को पता है कितनी तिल्लियां पाई जाती है? 24 तिल्ली, है ना। 24 तिल्लियां इसमें होती हैं राष्ट्र ध्वज में। और साथियों अगर कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वर्तमान समय का किसी का आकस्मिक निधन हो जाता है तो हम जो राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों के लिए झुकाते हैं? तो हम राष्ट्रीय ध्वज को 15 दिनों के लिए झुका कर रखना पड़ता है ना। अगर कोई पूर्व राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक? 7 दिनों तक झुका कर रख सकते हैं। साथियों राष्ट्रीय ध्वज के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत अभी एक योजना चली थी, हर घर तिरंगा योजना, है ना, हर घर तिरंगा योजना। तो जितने भी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जितने भी कानून या बनते हैं वो किसके तहत बनते हैं? भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1972 में किसके द्वारा, क्या साथियों किसके द्वारा की गई थी? 3 थी ये, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त योजना। तीनों साथी ऐसी हैं जो कंटिन्यू लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं, एग्जामिनर के माइंड सेटअप द्वारा। तीनों में से एक ना एक आपको किसी भी एग्जाम में देखने मिलेंगी। तो इसमें पूछा रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1972 में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस,
दूसरा हॉल्ट मैकेंजी, तीसरा रीड एवं मुनरो, चौथा है हमारा लॉर्ड रिपन। क्या साथियों? लॉर्ड रिपन। तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त थी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? हमारी रीड एवं मुनरो के द्वारा। किसके साथियों? रीड एवं मुनरो के द्वारा कौन सी व्यवस्था स्टार्ट होती है? हमारी स्थायी बंदोबस्त। अगर बात करें साथियों हम स्थायी बंदोबस्त की, तब ये किसके द्वारा स्टार्ट होती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी किसके द्वारा शुरू होती की जाती है? रीड एवं मुनरो के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त की योजना थी किसके द्वारा तैयार की गई थी? जॉन सोर के द्वारा। पूछ लेगा, जॉन सोर। जो योजना तैयार की गई थी ये जॉन सोर के द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन किसके समय पर हुई थी ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पूछा जाता बहुत बार एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। ये योजना ये तैयार की गई थी किसके द्वारा? सर जॉन सोर के द्वारा। ठीक है। और लागू किस पर होती थी साथियों? ये जमींदारों पर। जो स्थायी बंदोबस्त किस पर लगती थी? जमींदारों पर, है ना। लागू होती थी किस पर? जमींदारों पर होती थी। और स्थायी बंदोबस्त चलाने का श्रेय किसे आता? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा साथियों, इसका जो मकबरा है ये भारत में ही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है कहाँ पर पड़ता है? गाजीपुर। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा पड़ता है कहाँ? गाजीपुर। और इसी गाजीपुर को साथी हम क्या बोलते हैं? काशी की बहन। इसका उपनाम है काशी की बहन के नाम से हम जानते हैं। किसे? गाजीपुर, है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां पर है? गाजीपुर में, काशी की बहन जिसे हम गाजीपुर को उपनाम से जानते हैं। अगर हॉल्ट मैकेंजी की बात करें साथियों तो एक चली थी महालवाड़ी। महालवाड़ी योजना किसके द्वारा चली थी? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा चली थी। देखो ये तीनों जमींदारों पर, किसानों पर और लंबरदारों पर, तीनों पर अलग अलग लगाई गई थी। जमींदारों पर, किसानों पर और लंबरदारों पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। और जो तैयार किसने करी थी? सर जॉन सोर के द्वारा। जो किस पर लागू होती थी? जमींदारों पर। ठीक है। रीड एवं मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त स्टार्ट की जाती है 1972 में, और हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महालवाड़ी योजना। साथ ही तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की नज़र से, तो तीनों को हमें बहुत ध्यानपूर्वक याद रखना है। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? विधवा पुनर्विवाह संघ 1861। पहला ऑप्शन है आरजी भंडारकर, दूसरा है आत्मारंग पांडुरंग, तीसरा द्वारकानाथ टैगोर और चौथा है महादेव गोविंद रनाडे। शॉर्ट में बोले तो एमजी रनाडे। तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के जो संस्थापक थे कौन थे साथियों? हमारे महादेव गोविंद रनाडे या एमजी रनाडे, है ना। सभी साथियों कमेंट करके बताना एमजी रनाडे किसके गुरु थे? एमजी रनाडे किसके गुरु थे? तो विधवा पुनर्विवाह 1861 संघ के जो संस्थापक थे कौन है? महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है। और प्रार्थना समाज के आप सभी को पता कौन है? आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक कौन है? आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? पूछा है 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन थे? पहला ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, दूसरा है हमारा दादा भाई नौरोजी, तीसरे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चौथे हैं हमारे महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है साथियों, एक सेकंड। क्या पूछा है? 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। पहला शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और महादेव गोविंद रनाडे, है ना। तो 1876 में बात करी गई है इंडियन एसोसिएशन की साथियों, है ना। तो किसके द्वारा स्थापना होती है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसकी क्या होती है साथियों? स्थापना होती है। प्लस एक और है इनके साथ कौन? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, इन दोनों के द्वारा किसकी स्थापना होती है? इंडियन एसोसिएशन, वर्ष 1876। कुछ भी पूछ लेगा साथियों, पूछ लेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी या आनंद मोहन बोस,
के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, या वर्ष देकर पूछ लेगा इन दोनों के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी से साथियों, इनका उपनाम किस उपनाम से इन्हें जानते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का उपनाम, है ना, कि बहुत ही मोस्ट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को उपनाम किस उपनाम से जानते थे, सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और साथ ही बात करें शिशिर कुमार घोष 1875, देखो याद करने का बहुत ही शानदार तरीका, ये वर्ष 1876 है। अगर एक वर्ष आप पीछे जाओगे 1875, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किसकी स्थापना होती है, इंडियन लीग, किसकी साथियों, इंडियन लीग की स्थापना होती है, शिशिर कुमार घोष। और इनकी एक पत्रिका आती है अमृत बाजार पत्रिका, एक पत्रिका भी ध्यान देंगे कौन सी है, अमृत बाजार पत्रिका, ये किसकी है, शिशिर कुमार घोष जी की है, शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, है ना। और 1875 में किसकी स्थापना करते हैं, इंडियन लीग। साथ ही बात करें दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, इनकी पुस्तक आती है कौन सी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। इन्होंने वर्ष 1843 में साथियों, कब, वर्ष 1843 में सार्वजनिक ब्रिटिश सभा, सार्वजनिक ब्रिटिश सभा की स्थापना करते हैं, किसकी, सार्वजनिक ब्रिटिश सभा। वर्ष 1851 में रहनुमाई माजदयान सभा की स्थापना करें, रहनुमाई माजदयान, ठीक है, 1851 में रहनुमाई माजदयान की सभा की स्थापना कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। और इंडियन एसोसिएशन की सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों के द्वारा की जाती है। और सभी को कमेंट बताना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम किस उपनाम से जानते हैं साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिय भजन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। प्रिय भजन रघुपति राघव राजन लक्ष्मणाचार्य द्वारा रचित जो श्री नमे नारायण से कहां से लिया गया है, श्री नमे नारायण से लिया गया है या अधिकृत करा गया है साथियों, किस आंदोलन में उच्चारित हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रघुपति राघव राजन जो किसके द्वारा रचित है साथियों, लक्ष्मणाचार्य के द्वारा रचित है। और कहां से लिया गया, श्री नमे नारायण से लिया गया है। पहला ऑप्शन है दांडी यात्रा, दूसरा बारदोली सत्याग्रह, तीसरा हमारा असहयोग आंदोलन, चौथा है प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो ये जो प्रिय भजन है रघुपति राघव राजन, ये महात्मा गांधी जी के आंदोलनों में लिया गया था, लेकिन कौन से आंदोलन में उच्चारित हुआ था ये आप सभी को बताना है। आंसर है साथियों हमारा दांडी यात्रा, दांडी मार्च, है ना। महात्मा गांधी जी के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा 79 अनुयायी 81 आता कहीं 79 अनुयायियों के साथ एक पैदल मार्च यात्रा निकाली जाती है ना, नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं दांडी यात्रा को साथियों, है ना। तो इस यात्रा में, दांडी यात्रा में या दांडी मार्च वर्ष 1930, कब 1930, दांडी यात्रा वर्ष 1930 में ये उच्चारित होता क्या, रघुपति राघव राजन। सभी को पता है इसकी तुलना एल्बा से पेरिस नेपोलियन की यात्रा से की जाती है दांडी यात्रा की साथियों, है ना। बहुत सारे 79-81 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी एक पैदल यात्रा करते हैं। सभी को कमेंट करके बताना कितने दिनों तक ये यात्रा चलती है, कितने किलोमीटर ये महात्मा गांधी जी पैदल अपनी यात्रा पूरी करते हैं, कुछ भी पूछ लेता है साथियों। लेकिन ये पूछा दांडी यात्रा 1930 में चलती है, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलती है, उनके बहुत सारे अनुयायी उनके साथ इस यात्रा को कंप्लीट करते हैं। और इसमें जो है एक मंत्र या भजन रघुपति राघव राजन उच्चारित होता है। सभी को पता है बारदोली सत्याग्रह, इस आंदोलन के तहत महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी को किसकी उपाधि मिली थी, सरदार की उपाधि मिली थी। बारदोली सत्याग्रह के तहत ही वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि मिलती है, सरदार की, है ना। तो ये उपाधि मिलती है सरदार की उपाधि किसमें, वल्लभ भाई पटेल जी को जो मिलती है बारदोली सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध सभी को पता कब चलता है, 1914 से 18। कितने देश शामिल होते हैं, 37 देश, है ना। 37 देश शामिल होते हैं। एक धुरी राष्ट्र होता है, एक मित्र राष्ट्र होता है साथियों, है ना, जिसमें मित्र राष्ट्र में अमेरिका, जापान, रूस, अमेरिका होता है हमारा, ठीक है, रूस होता है इसमें शामिल, चीन भी इसमें शामिल होता है। तो कितने देश शामिल थे,
37 देश शामिल थे। 1914 से 18 तक चलता है। असहयोग आंदोलन कब चलता है हमारा? 1920। ठीक है, असहयोग आंदोलन को पूछ लेंगे। असहयोग आंदोलन को स्तरित करने का जो कारण था क्या था? चोरी चोरा हत्याकांड। 5 फरवरी 1922 जो गोरखपुर के दौरा एक जगह पड़ती है चोरी चोरा, वहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मियों को थाने के अंदर बंद करके जला दिया गया था। इसके चलते, इस जन आक्रोश के चलते ही महात्मा गांधी जी ने क्या असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था 1922 में। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स के जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन हमारा पीसी महलनोबिस, दूसरा दादा भाई नौरोजी एवं सिराज, तीसरा है एडम स्मिथ और चौथा है एम विश्वेश्वरैया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के जनक साथियों हम किसे बोलते हैं? एडम स्मिथ, है ना। एडम स्मिथ जो हमारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है साथियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और चौथी होती है, वो तीसरी होती है मिश्र अर्थव्यवस्था। पहली पूंजीवादी, दूसरी राज्य अर्थव्यवस्था, तीसरी हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो ग्लैंड इकोनॉमी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था एक भारत की अर्थव्यवस्था है। एडम स्मिथ जो जनक माने जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक हैं। और पहला नोबेल पाने वाले अर्थशास्त्री भी कौन है हमारे? एडम स्मिथ। पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भी कौन है हमारे? एडम स्मिथ है ना। किस अर्थव्यवस्था के हैं? पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और राज्य अर्थव्यवस्था के जो संस्थापक हैं साथियों कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। और मिश्रित के जेम्स कीन्स, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक है हमारे कौन है? एडम स्मिथ, है ना। पहला नोबेल पाने वाले अर्थशास्त्री भी कौन है? एडम स्मिथ है। सभी साथियों को कमेंट करके बताना है। इनकी बुक, इनकी एक पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, छोड़ने की बिल्कुल नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, अर्थव्यवस्था हमारी कितनी? 3 प्रकार की, राज्य अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और मिश्रित। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, दादा भाई नौरोजी साथियों सभी को पता है। सबसे पहले आय का आकलन करने वाले हमारे दादा भाई नौरोजी हैं। 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये आकलन करते हैं, है ना। सबसे पहले जो आय का आकलन करा था किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा करा गया था, है ना। भारत में जो अर्थव्यवस्था के प्लस एक है हमारे एम विश्वेश्वरैया। इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, प्लांट फॉर इकोनॉमी, है ना। प्लांट फॉर इकोनॉमी की पुस्तक है तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। कौन? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। प्लांट फॉर इकोनॉमी, ये जो पुस्तक है साथियों किसकी है? एम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इन्हें साथियों भारत का प्रथम इंजीनियर माना जाता है। भारत का प्रथम इंजीनियर, भारत का प्रथम इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया। अगर दुनिया के प्रथम इंजीनियर की बात करें तो वो है अमेरिका के इमोटेप और भारत का माने जाते हैं एम विश्वेश्वरैया, जिनकी एक पुस्तक है प्लांट फॉर इकोनॉमी और कई सौ बार ये एग्जाम में पूछी गई है। बिल्कुल एज इट इज ऐसी की ऐसी पूछी जाती है। प्लांट फॉर इकोनॉमी किसकी पुस्तक है? तो एम विश्वेश्वरैया या मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की पपुस्तक है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक याद रखनी है तुम्हें, कौन सी है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। और प्रथम बार जो आय का आकलन करा गया था 1868 में, वर्ष 1868 में, कितने रुपए प्रति व्यक्ति? 20 रुपए। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा और एफ सरफराज के द्वारा 1911 में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? तो 49 रुपए साथियों। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक किसे मानते हैं हम? एडम स्मिथ है अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमी, है ना। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी जनक है, जिनकी पुस्तक है एडम स्मिथ। और पहला नोबेल भी अर्थशास्त्र में पाने वाले कौन है हमारे? एडम स्मिथ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना की गई थी किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन 1950, दूसरा 1951, तीसरा 1990, चौथा 1991। तो साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम आय से संबंध, भारत की आय बताने का होता है। किसका? CSO का। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है, CSO की स्थापना कब होती है? वर्ष 1951 में होती है, वर्ष 1951 में होती है। और साथ ही ध्यान रखना 1991 में क्या हमारा 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हमारे कब होते हैं? LPG 1991 और CSO की स्थापना वर्ष
51। और 51 से साथ में क्या याद रखना है, एशियाई खेल, एशियाई खेल ये भी कब स्टार्ट हुए थे, वर्ष 1951 से स्टार्ट होते हैं। और कहां पर पहली बार हुए थे, तो हमारे नई दिल्ली, ठीक है, 1951। और इसके बाद 1951-52 में पहली बार भारत में क्या होते हैं, आम चुनाव होते हैं। तो साथियों इस जितने भी रिलेटिव आपको सन मिलती है उससे मिलती जुलती घटना करके आप अपना तैयार कर सकते हो, बिल्कुल संक्षिप्त और शॉर्ट माध्यम से। जैसे वर्ष 51 आपके सामने आया, वर्ष 51 में सीएसओ की स्थापना होती है। पहली बार एशियाई खेलों का स्थापना 1951 में होता है। पहली बार भारत में आम चुनाव 1951-52 में होते हैं साथियों, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बाकी जैसा जिस भी माध्यम से आप सभी के याद होता है उसी माध्यम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है अलबरूनी, दूसरा है आनंदपाल, तीसरा मोहम्मद गोरी और चौथा है कासिम। तो साथियों आप सभी को ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आंसर क्या है सीधे सीधे। तो भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी, मोहम्मद गोरी के द्वारा, है ना। मोहम्मद गोरी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है तुर्क राज्य की। लेकिन तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं हम, देखो मोहम्मद गोरी के बाद इनका दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश, है ना। तीनों में पूछा जाता है तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी, लेकिन वास्तविक शक्ति के संस्थापक था कौन था, इल्तुतमिश, है ना। तो मोहम्मद गोरी भारत में तुर्क राज्य स्थापित करते हैं, कौन, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से साथियों हमें क्या याद रखना है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध और चंदावर का युद्ध। क्या साथियों, मोहम्मद गोरी से संबंधित है हमारा तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और चंदावर। देखो चंदावर उत्तर प्रदेश की परीक्षा से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है, जो चंदावर साथियों युद्ध लड़ा गया था वो उत्तर प्रदेश की भूमि पर लड़ा गया था। वर्तमान में हम जानते हैं उसे हरिगढ़ के नाम से, या अलीगढ़, है ना। हरिगढ़ या अलीगढ़ की भूमि पर जो चंदावर जगह पड़ती है, इसलिए मोस्ट है उत्तर प्रदेश की परीक्षा से। तो चंदावर का युद्ध, ये तीनों महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गोरी के द्वारा जो लड़े गए थे भारत में युद्ध और तुर्क राज्य की स्थापना कर पाया था। देखो साथियों मोहम्मद गोरी ने पहला युद्ध तराइन का कराया 1191, 1192 और 1194। यहां पर क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था साथियों। बोलते हैं ना एकता में बल है, तो यहां पर जयचंद और उनके प्रतिद्वंदी कौन, महाराजा, तो इनके द्वारा महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा पृथ्वी चौहान और हमारे कौन, मोहम्मद गोरी और जयचंद, जब साथियों महाराजा और जयचंद दोनों साथ थे तब तराइन के प्रथम युद्ध में ये बहुत बुरी तरीके से परास्त करते हैं किसे, मोहम्मद गोरी को, ठीक है। उसके बाद ये इनकी फूट का फायदा उठाता मोहम्मद गोरी, इनकी बहन संयोगिता का जो अपहरण के बाद दोनों क्या हो जाते हैं विपरीत। तो जयचंद किसका साथ देता, फिर मोहम्मद गोरी का। अब साथियों यहाँ पड़ जाते हैं महाराजा अकेले, पढ़ने के बाद यहाँ जीत हो जाती है किसकी, मोहम्मद गोरी की यहाँ पर जीत होती है। कारण यही है जयचंद ने किसका साथ दिया, मोहम्मद गोरी का, अपनी बहन के चक्कर में ना, संयोगिता के अपहरण के चक्कर में किसका साथ देता, मोहम्मद गोरी का जयचंद। अब जब इन दोनों, पहले देखो दोनों साथ थे तो शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत थी, एकता थी दोनों में। जब अलग हुए तो उसने उनका फायदा उठाकर क्या करा, पराजित कर दिया किसे, महाराजा पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद चंदावर का युद्ध में ये जयचंद को भी हरा देता है साथियों। जयचंद सोचता मैं इसके साथ जाकर अच्छा करा, उसने दोनों का फायदा, दोनों को अलग अलग करने के बाद दोनों को हरा देते। यहाँ भी किसकी होती है, मोहम्मद गोरी की जीत होती है। इसी चीज को देखते हुए मोहम्मद गोरी एक चीज सीखता है साथियों। मोहम्मद गोरी की एक पुत्री होती है जिसकी आशिकी कह दो या दोनों का प्यार मोहब्बत था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। इसकी पुत्री और कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका गुलाम था, दोनों में क्या थी, प्रेम संबंध थे। उसने देखा अगर मैं इस प्रेम संबंध को कुछ भी करता हूं, विच्छेदित करता हूं या तोड़ने का कोई प्रयास करता हूं, तो जो हाल जयचंद और पृथ्वीराज का हुआ है वही मेरा जो सपना है भारत के अंदर अपना तुर्क राज्य स्थापित करने का, वो चकनाचूर हो जाएगा। तब इसी कारण यहां से एक सीख लेने के बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली छोड़ देता है, किसके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, और वापसी चल देता है अपने तुर्क देश में ना। वापसी जहां से आया था वो वहीं पहुंच गया और दिल्ली किसे दे गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो उसने बहुत दिमाग से काम लिया साथियों ना, ये दोनों को अलग करके और दोनों राज्य जीत लिए।
सभी को पता अल बरूनी किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी के साथियों याद करने का एक बहुत ही तरीका है, बहुत अच्छा, जो इसके दरबार में आए थे, क्या? फूफा। फूफा से याद रखेंगे हम साथियों, मोहम्मद गजनबी के दरबार में जितने भी आए थे फूफा, फारूकी, उतवी, फिरदौसी और अल बरूनी। फारूकी, उतवी, फिरदौसी और अल बरूनी ये किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनबी। ठीक है। और कासिम साथियों सबसे पहला जो आक्रमण करा था 712 में, मुस्लिम आक्रमण सबसे पहला 712, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर किया जाता 712। कहां पर? दाहिर, जो शासक था दाहिर है ना, उसके खिलाफ। तो पहला जो मुस्लिम आक्रमण 712 मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तुर्क राज्य की जो स्थापना किसके द्वारा होती है? मोहम्मद गोरी के द्वारा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पाल वंश का संस्थापक। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है महिपाल, गोपाल, जयपाल और धर्मपाल। देखो साथियों सभी में पाल है। पाल वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? गोपाल। गोपाल। और पूछा था गोपाल ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। गोपाल कौन सा? औदंतपुरी विश्वविद्यालय। क्या साथी? औदंतपुरी। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता? गोपाल। उसके बाद आता है एक धर्मपाल। धर्मपाल कौन सा करते हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की जाती है साथियों। ठीक है। और त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूटों, पाल वंश और तीन वंशों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें भाग भी लिया था धर्मपाल के द्वारा, भाग लिया जाता है ना। पाल वंश, राष्ट्रकूट, जो इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था छोटे छोटे राज्यों के बीच में, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था ना, धर्मपाल के द्वारा भाग लिया था। पाल वंश ध्यान रखेंगे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हमारे धर्मपाल। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? शेखो बाबा, बहादुर शाह, मोहम्मद सलीम, अब्दुल रहीम, खाने खाना। सभी को पता है अब बहादुर शाह जफर, मोहम्मद सलीम, अब्दुल रहीम, खान खाना, इनका कोई संबंध नहीं है। तो जो एक ही दिखाई देगा सामने, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सभी ने पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से। ये जो इतिहास अकबर, जहांगीर, बाबर वाला, ये बहुत आसानी से बाल साथियों के याद होता, बहुत आसानी से ना, और होना भी चाहिए। देखो जितना भी इतिहास है साथियों, जैसे हम कोई भी मूवी लाइक दिस, कुछ भी मान लो, जैसे कोई मूवी देखी आपने, कोई सीरियल देखा, तो आप उसकी बिल्कुल कहानी, सार संग्रह बिल्कुल आप डिट्टो एक बार देखने के साथ ही बिल्कुल कंप्लीट याद। कोई भी पूछेगा कि शाहरुख खान की गोली वहां किसने मारी थी, करण अर्जुन में जो काटा था किसके द्वारा काटा, सब बिल्कुल एक एक सीन सीक्वेंस बिल्कुल आपके याद होता है। अगर इसी आधार पर आप हिस्ट्री को अपनी तैयार करोगे तो बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयार होगी, है ना। जहांगीर का वास्तविक नाम की बात चलिए तो क्या था साथियों? मोहम्मद सलीम। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पूरे पूरे गाने, एक छोड़ो 10 या 100, कम से कम 50 गाने याद होते हैं बिल्कुल, है ना। तो साथी जब तुम गाने याद कर सकते हो तो एक सीक्वेंस में से कहानी के तौर पर अगर एक बार पढ़ लोगे हिस्ट्री, तो कभी जीवन में आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जहांगीर का जो वास्तविक नाम था मोहम्मद सलीम था, है ना। सभी को पता है जहांगीर नूरजहां, है ना। देखो जहांगीर का जो काल है, जहांगीर के काल को हम किस काल के नाम से जानते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल। चित्रकला का स्वर्ण काल। साथियों इसका कहना है अगर कोई चित्रकार के द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है अलग अलग चित्रकार के द्वारा, तो ये बता सकता था कि ये इसकी जो है आंख किसके द्वारा बनाई गई है, भौं किसके द्वारा बनाई गई है, मुंह के जो दांत हैं ये किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं, ना। तो इसलिए चित्रकाल का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है ना। जिसने आगरा के निकट शाहबुर्ज पर एक न्याय की घंटी, न्याय की जंजीर के लिए फेमस है, अपने न्याय की जंजीर। पूछा जाता है न्याय की जंजीर किसने टंगवाई थी? तो जहांगीर ने टंगवाई थी साथियों। जहांगीर ने ना शाहबुर्ज, आगरा, यमुना नदी के किनारे घंटा बजाओ और न्याय की गुहार जहांगीर के सामने या दिन अपने बादशाह के सामने लगाओ और उसका तुरंत ही न्याय होगा। उसी के साथ एक और थे इल्तुतमिश, जिसने शेर के गले में साथियों घंटी बांधी थी, उसका भी यही था न्याय, शेर के गले में घंटी। किसी को भी न्याय, तत्काल न्याय चाहिए, घंटी बजाओ और न्याय पाओ, है ना। तो इल्तुतमिश ने शेर के गले में घंटी टांगी थी। इन्होंने एक वो बनाकर किला, हल्का सा
स्तंभ पर एक स्तंभ आगरा यमुना नदी के किनारे शाहबुर्ज पर एक स्तंभ बनाकर एक घंटा टांग रखा था साथियों, घंटा बजाओ और न्याय पाओ। तो जहांगीर का जो काल था किस नाम से जानते थे? चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में। और न्याय की जंजीर के लिए कौन फेमस है? तो जहांगीर साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। पहला ऑप्शन है मतलब किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड बेटिंग। तो साथियों भारत में जब अंग्रेजों के समय पर जो प्रथम बार जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 1872 और किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना पूछेगा तब कब हुई थी? 1872, लॉर्ड मेयो। अगर पूछ ले नियमित जनगणना साथियों, यहीं से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। नियमित जनगणना, भारत में नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होगी। ये कब से स्टार्ट हुई थी? तो 1881, लॉर्ड रिपन, जिसे बोलते हैं भारत का उद्धारक के रूप में इसे उपाधि मिली थी, भारत का उद्धारक, लॉर्ड रिपन। ठीक है, पहली जनगणना लॉर्ड मेयो 1872। और साथियों शेख अफरीदी एक के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई, किस वायसराय की? पूछा जाता है। तो लॉर्ड मेयो ऐसे हैं जिनकी चाकू मारकर, शेख अफरीदी के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है, किसकी? लॉर्ड मेयो की, है ना। शेख अफरीदी द्वारा चाकू मारकर हत्या होती है लॉर्ड मेयो की, जिसके कार्यकाल में प्रथम बार क्या हुई थी? जनगणना हुई थी 1872। और नियमित जनगणना कितने वर्षों में होती है? सभी को पता, 10 वर्षों में भारत में। तो नियमित जनगणना की बात करें अगर हम, तो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन, जिसे उपाधि मिली थी विक्टोरिया की तरफ से भारत का उद्धारक की, है ना। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक। देखो साथियों हमारी तरफ से वही क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे बिल्कुल, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, या आप सभी जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे अपने लगातार, तब इन्हीं क्वेश्चनों से आप सभी का सामना होगा, है ना। तब बिल्कुल ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की नजर से, आप सभी को पता है, बहुत काफी एक्सपीरियंस है मेरे साथियों को। ठीक है, अंग्रेजों में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या शेख अफरीदी द्वारा चाकू मारकर कर दी जाती है। अभी बताया साथियों लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। साथ ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां पड़ता है? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा मैं पीछे बता चुका हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में। और गाजीपुर को हम किस नाम से जानते हैं? तो काशी की बहन के नाम से जानते हैं। अफीम की फैक्ट्री कहां है? तो साथियों हमारे गाजीपुर में है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? पहला ऑप्शन है साथियों लॉर्ड रिपन, दूसरा जॉर्ज क्लार्क, तीसरा लॉर्ड डलहौजी और चौथा इनमें से कोई नहीं। साथी बहुत सारे साथी आंसर सी दे रहे होंगे बहुत। अगर पूछता भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछवाई गई है, बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों रेल लाइन किसने बिछवाई थी? सीधी सी जॉर्ज क्लार्क के द्वारा पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। लेकिन कार्यकाल, अगर कार्यकाल की बात करें, अगर श्रेय की बात करें तो श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। सभी को पता पहली रेल लाइन जो बिछी तो कहां से कहां तक बिछी थी? मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेल लाइन बिछी थी साथियों। कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर, है ना। 3 इंजन थे। इंजन की अगर हम बात करें, साहिब, सुल्तान और सिंध, ये 3 इंजन लगे थे साथियों इसमें, है ना। अगर श्रेय की बात करें तब लॉर्ड डलहौजी को जाता, लेकिन प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं साथियों। क्या क्या? पीडब्ल्यूडी पहली ग्राफ लाइन, कलकत्ता से आगरा पहली ग्राफ लाइन। रेल का काम, डाक टिकट पहली ग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा, पीडब्ल्यूडी। और रेल लाइन बिछने का जो कार्य कंप्लीट हुआ था किसके? लॉर्ड डलहौजी। प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज
किलौर कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर, मुंबई से ठाणे के बीच। कब साथियों, 1853 वर्ष 1853 ईस्वी में जो पहली रेल लाइन मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, इंजन लगे थे 3, साहिब, सुल्तान और सिंध। ठीक है। पीडब्ल्यूडी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है। इसका डाक टिकट, पीडब्ल्यूडी और ग्राफ लाइन, ये सब लॉर्ड डलहौजी के समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं ना। और सबसे महत्वपूर्ण हड़प नीति, क्या साथियों, हड़प, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प नीति, हड़प नीति किसने चलाई थी भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी हड़प नीति। सबसे पहले जो हड़पा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, क्या हड़पा गया था, सतारा, जो पड़ता है कहां, महाराष्ट्र में। ठीक है। एक आता है सहायक संधि, जो किसके द्वारा चलाई गई थी साथियों, लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य था हमारा हैदराबाद। सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद। और हड़प नीति द्वारा जो हड़पा गया था पहला, सतारा, जो पड़ता कहां, महाराष्ट्र में, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति। और एक इंग्लिश में पूछ लेता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो योजना किसके द्वारा चलाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी साथियों। ये एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो गए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा चलाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और साथ ही बात करें यूपी में उत्तर प्रदेश में प्रथम ट्रेन, मैं कई बार बता भी चुका हूं, एक बार आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम ट्रेन 1859 में चलती है ना, कानपुर से प्रयागराज। तो एक बार रिवीजन हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है। कानपुर से प्रयागराज ये पहली ट्रेन चली थी यूपी में, और भारत में 1853 में, और दुनिया में 1825 में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। और मैं पीछे बता भी चुका हूं, प्रार्थना समाज जहां एक ऑप्शन में मिला था आपको नाम सीधे सीधे। पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, गोपाल हरि देशमुख। क्या, गोपाल हरि देशमुख। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है साथियों, आत्माराम पांडुरंग है। ठीक है। आर्य समाज की पूछें तो दयानंद सरस्वती है। ठीक। स्वामी विवेकानंद का पूछें तो क्या, स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ और परमहंस रामकृष्ण परमहंस मिशन है ना, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करते हैं, स्वामी विवेकानंद। और एक बेलूर मठ। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोपाल हरि देशमुख, इन्हें हम किस उपनाम से जानते हैं। गोपाल हरि देशमुख को और किस नाम से जानते हैं, एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपनाम है। तो सभी साथियों को कमेंट बॉक्स पूरा भर देना है। गोपाल हरि देशमुख है ना, किसके रूप में हम जानते हैं गोपाल हरि देशमुख को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 के अध्यक्ष कौन थे। 1907 कहां का अधिवेशन साथियों, सूरत, जहां सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस का विभाजन होता है कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से भागों में, एक नरम दल में साथियों और एक गरम दल में। ठीक, नरम दल और गरम दल। तो सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने करी थी हमारे, पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और रासबिहारी घोष। तो 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, रासबिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। सूरत किस नदी के किनारे है साथियों, सूरत किस नदी के किनारे पड़ता है, तो हमारी ताप्ती नदी। और किसके लिए फेमस है, तो हीरा उत्पादन, भारत में हीरा उत्पादन के लिए सूरत। क्या है, हीरा जितना तपता है इतना ही निखरता है, तो तपेगा क्या हीरा कहां पर, सूरत। या सूरत से क्या, सूरज क्या साथियों आपका गोला तपता रहता है, तो सूरत किस नदी के ना तापती है, और जहां टेम्परेचर हाई निकलेगा वहीं क्या हमारा हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, क्या सूरत। गुजरात का सूरत किस नदी के ना ताप्ती हीरा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। मत्स्यन मतलब जो मछली उत्पादन होता है, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया, पहली, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, पूंजीवादी। सभी को पता है 3 क्षेत्र में होता है, प्राथमिक 3 कोर सेक्टर में बटी होती है हमारी अर्थव्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और
थर्ड, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो मत्स्यन या हमारी कृषि उत्पादन, देखो साथियों जहां भी जिस चीज का उत्पादन की बात आएगी, जहां भी जो चीज उत्पादित की जाती है वो हमारे किस क्षेत्र में आती है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। किस क्षेत्र में आती है, प्राथमिक। मत्स्यन हो गया हमारा, कृषि हो गई है ना, मुर्गी पालन हो गया, जहां भी उत्पादन की बात आएगी वहां पर क्या होता है हमारा, कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, है ना। यहां इनसे उत्पादन करने के बाद जो उत्पाद मिलता है साथियों, जो फैक्ट्री वगैरह में जाता है ना, तब वो जो उत्पाद के बाद जाएगा वो किस क्षेत्र में जाएगा, दूसरे क्षेत्र का काम है। तो वो सभी चीज, जैसे यहाँ से मुर्गी पालन से हमारा अंडा जो गया धुलने के बाद क्रेटों में तैयार होता है, जो फैक्ट्री में जाएगा सीधे सीधे, तो वो कौन से क्षेत्र में आएगा, IT सेक्टर। जितनी भी फैक्ट्री वगैरह आती है हमारी किस क्षेत्र में आएंगी, सेकंड क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में। कृषि से हमने गेहूं, तो गेहूं जो निकलने के बाद पहुंचेगा कहाँ, आटा चक्की या बहुत सारे ब्रेड ब्रांड जहां बिस्किट वगैरह बनते हैं, तो वहां पहुंचेगा, सब फैक्ट्री में पहुंचेगा, तब कौन से क्षेत्र में आएगा, दूसरे। उसके बाद देखो जो प्राथमिक क्षेत्र का सहायता करे, वही प्राथमिक क्षेत्र की जो सहयोग करेगा दूसरा क्षेत्र, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जितने भी, जैसे यहाँ से मछली जाने के बाद बहुत सारे डिशेज तैयार होती हैं, कुछ ही मतलब कृषि से हमारा गेहूं हमें प्राप्त हुआ, फैक्ट्री वगैरह गया, वहीं से आटा, जैसा आटा चक्की किस में आएगी साथियों, हमारे दूसरे क्षेत्र में, है ना। रेशम, कपड़े बनाने के लिए रेशम प्राप्त करेंगे, वो जाएगी फैक्ट्री, है ना। उसके बाद कपड़ा तैयार होगा। जो दूसरे क्षेत्र की सहायता करेगा वो हमारा तीसरा क्षेत्र, किस माध्यम से, जैसा हमने गेहूं तैयार करा, गेहूं के बाद फैक्ट्री गया, फैक्ट्री से क्या आटा बना, और बहुत सारे बिस्किट के लिए गया, और बहुत सारे कामों के लिए। तो जो दूसरे क्षेत्र की सहायता करेगा वही हमारा तीसरा क्षेत्र। जैसे वाहन, यातायात, कोई भी चीज़ हमारी तैयार हुई साथियों, गेहूं तैयार हुआ, तो जब गेहूं फैक्ट्री के बाद आटा या कुछ भी तैयार होने के बाद किससे पहुंचाओगे तुम, जो मार्केटिंग करोगे, वाहन, है ना। जितने भी वाहन आ गए वो हमारे तीसरे क्षेत्र में। साथियों वाहन चलेगा किस पे, सड़क, वाहन चलेगा, उसके साथ ही साथ वाहन जब चलेगा रोड पर तो एक्सीडेंट की भी खतरा है ना। एक्सीडेंट के खतरा है तो बीच में उस चीज को, अस्पताल हमारा किस क्षेत्र का है, तीसरे क्षेत्र का है। अस्पताल तक जाए, एक्सीडेंट होने के बाद अस्पताल तक आपको कौन पहुंचाएगी, एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस किसका माध्यम है, हमारे तीसरे क्षेत्र का। कहीं एक्सीडेंट होता है, दोनों पक्षों में लड़ाई ना हो, तो वहां सुलझाने का काम किसका होता है, पुलिस व्यवस्था का। तो पुलिस भी किस में, हमारा तीसरे क्षेत्र में, है ना। जो भी दूसरे क्षेत्र की सहायता करेगा वही हमारे तीसरे क्षेत्र में होगा। पुलिस, स्कूल, अस्पताल, ये सब हमारे तीसरे क्षेत्र के हैं। पढ़ोगे तभी कुछ आगे नई चीज बनाओगे, है ना। स्कूल, कोचिंग सेंटर, जितने भी अस्पताल, पुलिस, जो भी हमारे दूसरे क्षेत्र की जितनी भी IT या फैक्ट्री कंपनियों का सहायता करोगे वही तीसरे क्षेत्र में। जिससे उत्पादन करोगे वो हमारे पहले क्षेत्र में। कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, ये सब हमारे किस क्षेत्र के हैं, पहले। और क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक किस क्षेत्र की उपयोगिता है। अगर सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो टैक्स मिलता है किससे, तीसरा, सेवा क्षेत्र। जो हमारा सेवा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा हमारी जो अर्थव्यवस्था में किसका रोल है, तो सेवा क्षेत्र। तीसरे क्षेत्र का सबसे ज्यादा अहम रोल है किसमें, अर्थव्यवस्था में। ठीक है, पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों याद रखने हैं बिल्कुल। तो मत्स्य पूछा था किन से आर्थिक क्रिया, तो प्राथमिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं। मतलब अंडमान से निकोबार को जो अलग करा गया तो उसे क्या नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन है ग्रेट चैनल, दूसरा 10 डिग्री या 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। तो अंडमान से निकोबार को जो अलग कराया जाता है उसे जो नाम दिया गया, क्या दिया गया, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल। ठीक है। और साथियों ग्रेट या ग्रैंड चैनल की बात करें, सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पड़ता है, और अंडमान निकोबार जो कहां पड़ता है, सुमात्रा इंडोनेशिया, और अंडमान, इसे जो अलग करता है ये ग्रेट चैनल का नाम दिया गया है। ठीक है, 10 डिग्री अंडमान से निकोबार। एक आता हमारा 8 डिग्री चैनल, एक आता है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अंडमान से निकोबार को अलग करेगा द्वीप समूह को। 9 डिग्री साथियों याद करने का तरीका भी है, लक्ष्मी, लक्षद्वीप, और मिनिकॉय। 8 डिग्री मालदीव से मिनिकॉय,
ठीक है। एक आता पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका। क्या था? पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका। ठीक है साथियों। अंडमान निकोबार और को अलग करने वाला 10 डिग्री। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। अंडमान निकोबार की राजधानी आप सभी को कमेंट में बताना, अंडमान निकोबार की राजधानी। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सैंडल पीक। सर्वाधिक जो द्वीप समूह किसमें? अंडमान निकोबार में है ना। लक्षद्वीप, जो हमारा लक्षद्वीप समूह है, इसमें एक भाषा होती है महल, मलयालम यहाँ की भाषा लक्षद्वीप है ना। तो ये साथियों याद रखना है, ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल 10 डिग्री चैनल किससे किससे अलग करता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, और एक महत्वपूर्ण होता है पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है ना, मंगनार की खाड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरणें द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है ना, जो भूपृष्ठ से परावर्तित जो प्रकाश की किरणें आने के बाद है ना, जो वापसी हो जाती है, उसके बाद जो गर्मी बढ़ती है भारत या पृथ्वी पर, सॉरी भारत नहीं, पृथ्वी पर जो किरणें सूर्य की पड़ती हैं, पड़ने के बाद, टकराने के बाद जो वापसी होती हैं भाई हीट के द्वारा, जो तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन सुनामी। सुनामी को सभी को पता कहाँ आती है? पानी में। सौर तापमान, ग्रीन हाउस प्रभाव या भूकंपी प्रभाव। ठीक है, तो भूपृष्ठ से टकराने के बाद जो हमारी तापमान में वृद्धि होती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। ग्रीन हाउस गैसें भी पूछी जाती है साथियों, बहुत सारी गैसें ग्रीन हाउस है ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पूछ लेता है ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें कौन कौन सी हैं। तो साथियों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन आप सभी के बीच में, और लगातार आप सभी को क्लास मिलती रहेगी, और बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत ही मोस्टली फैक्ट आप सभी के बीच में आते हैं। सभी को मेरा जय हिंद।